किसी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को जानने का सबसे आसान और रिलायबल तरीका जानते हैं क्या है? वो है बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट के जरिए आप एक नजर में ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है या फिर कितना कर्ज के तले दबी है। लेकिन कैसे? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी की असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को एक फिक्स्ड समय पर दिखाता है। इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की इमेज दिखाती है। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि किसी भी कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं और उसमें जो भी इन्वेस्टर हैं और मालिक हैं उनका कितना पैसा है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को जानने का सबसे आसान तरीका है और इससे ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी कितनी फाइनेंशियल रूप से मजबूत है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। लेकिन अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, जो कि है बैंकों और इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट। यानी इन्वेस्टर्स और बैंक इस पर डिपेंड रहते हैं ताकि वे ये जान सके कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट या लोन देना सुरक्षित है या नहीं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कंट्रोल और प्लान बनाने का रिसोर्स। यानी कंपनी के फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज और डिसीजंस के लिए बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर हम एक नजर बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर पर डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बैलेंस शीट के 3 मेन हिस्से होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है असेट्स यानी संपत्ति, दूसरा आता है लायबिलिटीज यानी खर्च या फिर कर्ज, इसमें तीसरा आता है इक्विटी यानी ओनरशिप कैपिटल। ये क्या होता है आगे हम समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एसेट्स को समझते हैं। तो देखिए, एसेट्स यानी संपत्ति वो सभी चीजें होती हैं जो कंपनी के पास होती हैं और जिनका इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है करंट एसेट्स। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि 1 साल के अंदर कैश में बदल जाती हैं, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी। एग्जाम्पल के लिए, एक किराने की दुकान के पास 50,000 रुपए कैश में है, 1 लाख रुपए बैंक में जमा है और 2 लाख रुपए का माल इन्वेंटरी में है। ये सभी करंट एसेट्स हैं। यहाँ पर दूसरा आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो होता है जो कि लंबे समय के लिए इस्तेमाल में रहता है, जैसे कि मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग। एग्जाम्पल के लिए, एक फैक्ट्री के पास 5 लाख रुपए की मशीनरी है और 10 लाख रुपए का जमीन है। ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। यहाँ तक तो आपने एसेट्स के बारे में समझ लिया, लेकिन अब हम समझते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो देखिए, लायबिलिटीज का मतलब खर्च या फिर कर्ज होता है जो कंपनी को इन्हें किसी न किसी रूप में चुकाना होता है। इसे भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है करंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती है जिसे 1 साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी बकाया वेतन। एग्जाम्पल के लिए, एक दुकान को अपने सप्लायर्स को 1.5 लाख रुपए चुकाने हैं। ये करंट लायबिलिटीज है। यहाँ पर दूसरा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी वो लायबिलिटीज जो कि 1 साल से ज्यादा के समय में चुकाया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी ने 10 साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। यहाँ तक तो हमने लायबिलिटीज के बारे में समझ लिया, लेकिन अब हम समझते हैं ओनर्स इक्विटी के बारे में, जिसमें से सबसे पहले हम इक्विटी को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी के पास जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स यानी संपत्तियां, उसमें से जितने कर्ज और खर्च होते हैं उन्हें अगर घटा दिया जाए तो जो बची हुई राशि होती है वो इक्विटी होती है, जिसको नेटवर्थ भी कहते हैं, जो कि कंपनी के मालिकों या शेयर होल्डर का मेन प्रॉफिट अमाउंट होता है। किसका? मालिकों या शेयर होल्डर का। इसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का काम क्यों जरूरी है इसे समझना, जिसमें से सबसे पहले आता है फाइनेंशियल पोजीशन का क्लियर इमेज। यानी बैलेंस शीट से ये क्लियर होता है कि कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने कर्ज और लायबिलिटीज हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टर्स और लोन देने वालों के लिए। यानी इन्वेस्टर्स और बैंक बैलेंस शीट का एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, उसे लोन देना सुरक्षित है या फिर नहीं। और तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगाना। यानी बैलेंस शीट से कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। और चौथा पॉइंट आता है कंपनी के प्लान और स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद। यानी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का एनालिसिस करके कंपनी के मैनेजमेंट को अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने में मदद मिलती है। यहाँ पर हम एक बार बैलेंस शीट के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए, एक किराने की दुकान की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले एसेट्स में देखते हैं, तो इसमें कैश में है 50,000 रुपए, बैंक बैलेंस है 1 लाख रुपए, इन्वेंटरी है 2 लाख रुपए और मशीनरी है 5 लाख रुपए। अब लायबिलिटीज को देखते हैं, तो इसमें क्रेडिटर्स में है 1.5 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म लोन्स में है 2 लाख
रुपए और लॉन्ग टर्म लोन है 3 लाख रुपए। उसके बाद ओनरशिप इक्विटी में अगर हम देखें तो इसमें शेयर होल्डर इक्विटी है करीब 4.5 लाख रुपए और बची हुई कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल संपत्तियां 8.5 लाख रुपए की हैं और कुल लायबिलिटीज 6.5 लाख रुपए हैं और बची हुई ओनरशिप कैपिटल 2 लाख रुपए है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट कब और कहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें सबसे पहले आता है लोन देने के समय। यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले उसके बैलेंस शीट को चेक करते हैं ताकि वो ये तय कर सके कि जो भी कंपनी है उसके पास कर्ज चुकाने की कैपेसिटी है भी या फिर नहीं। यहाँ पर दूसरा आता है इन्वेस्टर्स के लिए। यानी इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसे लगाने से पहले बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं ताकि उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का सही अनुमान हो सके। फिर आता है टैक्स तय करने के समय। यानी सरकार टैक्स और सभी फाइनेंशियल रेगुलेशंस के लिए कंपनी की बैलेंस शीट का इस्तेमाल करती है। अब बात आती है कि बैलेंस शीट और सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, बैलेंस शीट एक तय किए गए समय पर कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनरशिप कैपिटल का खुलासा करती है। ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये डॉक्यूमेंट एक फिक्स टाइम जैसे कि 1 साल में कंपनी के मुनाफे और खर्चों को दिखाता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कैश फ्लो का स्टेटमेंट। यानी ये कंपनी में आने वाले और बाहर जाने वाले कैश फ्लो को दिखाता है। अब बात आती है बैलेंस शीट के फायदे और नुकसान क्या हैं। इसमें से हम सबसे पहले फायदे को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की सही जानकारी। यानी बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की सटीक जानकारी देती है। इसमें दूसरा फायदा है इन्वेस्टमेंट और लोन डिसीजन में मदद। यानी इन्वेस्टर्स और बैंक बैलेंस शीट के आधार पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर तीसरा फायदा आता है टैक्स डिसाइड के समय इंपॉर्टेंट। यानी बैलेंस शीट टैक्स डिसाइड और सभी कानूनी रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अब हम नुकसान को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है अंदाजे का समय। यानी बैलेंस शीट केवल एक फिक्स समय पर तैयार की जाती है और ये बताती है कि उस समय कंपनी की सिचुएशन क्या थी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है फिक्स्ड असेट का एक्चुअल वैल्यू। यानी बैलेंस शीट में दी गई संपत्तियों की वैल्यू हमेशा उनके रियल मार्केट वैल्यू से मेल नहीं खा सकती। अब बात आती है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है संपत्तियों की लिस्ट बनाना। यानी सभी करंट और फिक्स्ड असेट्स को ऐड करना है। एग्जांपल के लिए कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। उसके बाद आता है लायबिलिटीज की लिस्ट बनाना। यानी सभी करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ऐड करना। एग्जांपल के लिए क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा। उसके बाद आता है ओनरशिप कैपिटल की जांच करना। यानी ओनरशिप कैपिटल का हिसाब लगाना। ये कंपनी की कुल संपत्तियों और कुल खर्चों के अंतर के बराबर होती है। फिर लास्ट आता है असेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस रखना। यानी बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को समान रखना होता है। सभी असेट्स हमेशा कुल लायबिलिटीज और ओनरशिप कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। इसके जरिए कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनरशिप कैपिटल की सटीक जानकारी ली जा सकती है। चाहे इन्वेस्टर हो, बैंक हो या कंपनी के मालिक हो, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत मददगार साबित होती है। इसे सही से समझना और तैयार करना किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। सो आई होप आपको बैलेंस शीट के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।